नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार साहू न्यूलैंड विद दीपक में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वरासत क्या होती है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि वसीयत और वरासत में मुख्य अंतर क्या है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि मृत्यु के पहले वसीयत होती है और मृत्यु के बाद वरासत। तो हम लोगों ने बेसिक अंतर दोनों में देख लिया था। आज पढ़ेंगे कि वरासत क्या होती है, इसकी क्या प्रक्रिया है। तो वीडियो में बने रहिए, पूरा देखिए। बहुत ही सरल अंदाज में आपको समझाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। देखिए, जैसे भारत का एक संविधान है और उसमें 395 अनुच्छेद हैं। तो 395 अनुच्छेदों में हर एक अनुच्छेद में अलग अलग बातें लिखी गई हैं। जैसे अनुच्छेद 17 में लिखा गया है अस्पृश्यता का अंत हो, यानी कि छुआछूत की समाप्ति हो। अनुच्छेद 18 में लिखा है उपाधियों का अंत हो, यानी कि कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। उसी तरह से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है, एक किताब है, उसमें एक मतलब राजस्व के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। तो उसमें बहुत सारी धाराएं हैं। तो राजस्व संहिता उत्तर प्रदेश 2006 में एक धारा है 33, और इस 33 नंबर की धारा में वरासत के बारे में वर्णन किया गया है कि वरासत क्या होती है। तो परिभाषा ऐसे है कि मृत्यु के बाद पिता की संपत्तियों में उसके संतानों का बंटवारा जिस प्रक्रिया से होता है उसे वरासत कहते हैं। तो अब समझिए कि वरासत दो प्रकार की होती है, यानी कि धारा 33 में जो वरासत लिखी गई है उसके दो प्रकार हैं। एक है 33(1) और एक है 33(2). 33(1) में लिखा है अविवादित वरासत, अविवादित यानी कि विवाद रहित, और 33(2) में है विवादित, यानी कि वरासत दो प्रकार की होती है। एक विवादित वरासत होती है और एक अविवादित होती है। अविवादित का मतलब कि जिसमें कोई किसी प्रकार का झगड़ा नहीं है। पिता की मृत्यु हुई, उसके बाद उसकी संपत्तियों को उसके बेटा बेटियों में आराम से बांट दिया गया, कोई तीसरा इंटरफेयर नहीं किया। और विवादित का मतलब होता है कि उसके संतानों में ही या तो झगड़ा हो बंटवारे को लेकर, या तो कोई तीसरा व्यक्ति आकर के इन्वॉल्व हो और वो भी क्लेम करे कि हाँ इनकी संपत्तियों में मेरा भी हक है, तो उसे विवादित कहते हैं। तो मान लीजिए कि अविवादित वरासत करनी है, तो सबसे पहले क्या होगी कि किसी की मृत्यु होगी, और उसकी जब मृत्यु होगी तो उसकी जांच करने लेखपाल आएगा या कानूनगो। तो जब लेखपाल आएगा तो उसकी पुष्टि करेगा कि हाँ मतलब फला व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और इसकी संपत्तियों को इसके संतानों में बांट दिया जाए और ये किसी प्रकार का विवाद नहीं है। तो ऐसी रिपोर्ट वो कानूनगो को देता है, और अगर कोई किसी प्रकार की विवाद नहीं है तो उसकी संपत्तियों को, पिता की संपत्तियों को बेटों में आराम से नामनेट कर दिया जाता है, खतौनी में दर्ज कर दिया जाता है। समझिए। लेकिन अगर विवादित है तो कानूनगो क्या काम करता है, जैसे ही लेखपाल जब रिपोर्ट देगा कानूनगो को कि इसमें विवाद का मामला है, तो कानूनगो क्या करेगा कि उसको तहसील न्यायालय में ले जाएगा। तहसीलदार के न्यायालय में उसका मुकदमा चलेगा और उसमें जो भी निर्णय होगा उसके तहत वरासत होगी। ठीक है, तो इस तरह से दो प्रकार की होती है, अविवादित और विवादित वरासत। अब समझिएगा ध्यान से कि इन वरासतों में भी दो चीजें देखी जाती हैं। पहली चीज ये कि जो वरासत होनी है वो संपत्ति किसके नाम है, पुरुष के नाम है या फिर महिला के नाम है। तो आज हम लोग केवल इतना समझते हैं कि संपत्तियों को कैसे उत्तराधिकार के नियम से नीचे बंटवारा किया जाता है। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग स्पेशल देखेंगे कि पिता की संपत्ति को कैसे बांटा जाता है या फिर माता की संपत्ति को कैसे बांटा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ पर राहुल नाम का एक व्यक्ति है, एकदम व्यवहारिक रूप से समझिए। राहुल एक व्यक्ति है और यह क्या है, मान लीजिए पिता है, और इसकी मृत्यु हो गई, और इसके 1 2 3 4 मान लीजिए इसके 4 औलाद है। एक है, चलिए नाम दे देते हैं A, B, C और D। यहां मैंने प्लस लिखा है प्लस, यहां मैंने माइनस लिखा है। माइनस इंडिकेट करता है महिला को, प्लस इंडिकेट करता है पुरुष को। यानी इसके दो पुत्र हैं A और B,
और 2 बेटी हैं सी और डी। समझिएगा, जब ये राहुल जो पिता है, जब इसकी मृत्यु हुई, उसने कोई वसीयत नहीं लिखी थी, तो इसकी मृत्यु के बाद इन चारों में बंटवारा होगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई होगी। कंडीशन क्या है समझ, ए पुत्र है, बी पुत्र है, सी पुत्री है और डी भी पुत्री है। यहाँ पर ए बी का तो कोई दिक्कत नहीं है, विवाहित हो या अविवाहित बेटे को तो मिलेगा ही। बेटियों में अगर ये सी मान लीजिए अविवाहित है और डी विवाहित है, समझिएगा ध्यान से। जिस समय राहुल यानी कि पिता की मृत्यु हुई, उस समय ए और बी जो पुत्र हैं, उनका ये नहीं देखा जाएगा कि वो विवाहित हैं कि गैर विवाहित हैं, लेकिन पुत्रियों को जरूर देखा जाएगा कि वो विवाहित हैं कि गैर विवाहित हैं। तो जो विवाहित पुत्री है, जो अपने ससुराल में रह रही है यानी कि विवाहित है, उसको पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं है, यानी उसको उत्तराधिकार के नियम से विरासत में उसका हक नहीं है। जिसका विवाह हुआ है, जिसका विवाह नहीं हुआ है, उसको इन दोनों के ही साथ बराबर हिस्सा मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि राहुल के पास 3 बीघे खेत हैं, तो 1 बीघा इनको, 1 बीघा इनको, 1 बीघा इनको। अगर इनकी भी शादी नहीं हुई होती तो उसी 3 बीघे में बराबर हिस्सा इनका भी लगता। अच्छा, तो अब एक प्रश्न उठ रहा होगा कि चलिए मान लीजिए कि अगर इसकी भी शादी नहीं हुई होती और ये डी भी अविवाहित होती और पिता की मृत्यु होती, तब उसको मिलती संपत्ति। तो इसका मतलब कि बाद में जब इसका विवाह होगा तो वो संपत्ति जो इसको मिली रहेगी वो लेकर चली जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। जब पिता की मृत्यु होती है और उसकी पुत्री अविवाहित है, तो जब तक अविवाहित है तब तक उसका संपत्ति में अधिकार रहता है। जैसे ही वो विवाहित हो जाती है तो एक बार फिर से वरासत होती है और उसकी संपत्ति को उसके अविवाहित बहनों और भाइयों में बांट दिया जाता है। ठीक है, यानी अगर विवाह हो गया तब तो कोई बात ही नहीं है, वरासत होगा ही नहीं। अविवाहित है तो वरासत होगा, लेकिन जैसे ही उसका विवाह होगा उसका फिर से वरासत होगा और उसके हक की संपत्ति शेष भाइयों में या अविवाहित बहनों में बांट दिया जाएगा। अब समझिएगा ध्यान से, मान लीजिए कि ये राहुल जो पिता है उसकी जो मृत्यु हुई जब, तो उसके पास क्या पूरी संपत्ति का बंटवारा होगा या उसने जो अपने पूर्वजों से पाई है उत्तराधिकार के नियम से, इसको भी तो मिला होगा ना कुछ। क्या उत्तराधिकार के नियम से जो इसने संपत्ति पाई है क्या उसी का केवल वरासत होगा या जो इसने खरीदी है, अर्जित की है या पट्टा है उसका भी होगा? तो जी इसका सब होगा। यानी जो इसने अपने पिता से, अपने दादा से, पूर्वजों से जो भी संपत्ति पाई है उसका भी वरासत होगा, या फिर वसीयत अगर कर रहा है तो वसीयत होगा, और जो इसने खरीदी है, अर्जित की है, उस भी संपत्ति का वसीयत होगा या फिर वरासत होगा। यानी इसके सारी संपत्ति का, चल और अचल सभी। पिछले वीडियो में हमने चल संपत्ति के बारे में भी बताया था, रुपया, पैसा, जवाहरात, ये सब चल संपत्ति में आते हैं, जबकि जमीन, मकान ये सब अचल संपत्ति में आता है। ठीक, अब अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, यानी कि वरासत भाग 2। उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि वरासत में एक पिता की संपत्ति को, यानी एक पुरुष की संपत्ति को किसका किसका हक होता है, और अगर जब उसकी मृत्यु होती है तो सबसे पहले कौन हकदार होता है उसकी संपत्ति में, उसकी पत्नी विधवा या उसके बेटे या उसकी बेटी या उसके बेटों के बेटे या उसकी बहन या उसका भांजा। मतलब ये सब स्टेप बाय स्टेप है, कई चरणों में पूरा होता है। पहले वरीयता किसको मिलती है, उसके बाद किसको मिलती है, उसके बाद किसको बुलाया जाता है। तो ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो अगले वीडियो का इंतजार करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए जो आप सुझाव देना चाहते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालें वो आपके पास पहुंच जाए, आपको सर्च बिल्कुल भी न करें।